हेलो गुड इवनिंग एवरीबॉडी। तो वी आर डूइंग दम सीरीज डिकोडिंग यूपीएससी माइंडसेट। हमने 2022 का पेपर स्टार्ट किया है एंड वी ऑलरेडी हैड 3 सेशंस इन दैट। टुडेज इज आवर 4th सेशन ऑन 2022 का पेपर एंड वी विल डिस्कस क्वेश्चंस फ्रॉम 51 ऑनवर्ड्स। इन लास्ट जो हमारे लेक्चर्स हुए हैं अराउंड 13 लेक्चर्स, जिसमें हमने 24 का पेपर, 3 का पेपर और 2 का पेपर डिस्कस किया है। द वन थिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपको प्रीलिम्स में कट ऑफ क्लियर करनी है देन विद द लिमिटेड नॉलेज यू कैन क्लियर इट, provided you should know the application of that limited knowledge, and which is possible only if you can decode the UPSC's mindset. That's why the series name is Decoding UPSC Mindset, दम series. We are trying to analyze कि UPSC क्या चीजें दिमाग में रखे, क्वेश्चन पूछता है, क्या उसकी एक्सपेक्टेशन है, कैसे स्टेटमेंट सेट होती हैं. We tried to analyze all those things and we will continue to do that. But I hope आपको वो पैटर्न धीरे धीरे दिख रहे होंगे. इफ दैट इज द केस, प्लीज मेंशन इन द कमेंट सेक्शन कि यस दीज पैटर्न्स आर नाउ कैन बी इनकलकेटेड बाय अस, सो दैट इट गिव्स मी द कॉन्फिडेंस कि जो हम पढ़ रहे हैं इट्स वेरी हेल्पफुल फॉर यू. एंड दिस थिंग आई हैव बीन डूइंग दैट फॉर लास्ट कपल ऑफ ईयर्स, बट दिस टाइम आई एम डूइंग इट ऑन यूट्यूब. पर अर्लियर ये मेंटरशिप में होता था एंड स्टूडेंट्स वर वेरी happy when they got to know कि भाई ये चीजें हमें पता लग गई हैं. Now with the same knowledge they had more confidence and they cleared prelims also. But I wanted कि ये सबको पता लगे ताकि जो actual prelims है, जो टॉपर निकालते हैं prelims अपना, वो नॉलेज से नहीं निकालते, नॉलेज के साथ साथ अपने एप्टीट्यूड से भी निकालते हैं, क्योंकि उनका जो माइंडसेट है वो यूपीएससी के माइंडसेट से अलाइन हो गया है. एंड दिस थिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और इस चीज को आपको ध्यान में रखना है. पर एक चीज पक्का है कि आपको कोई रट्टाफिकेशन नहीं करनी है मेथड्स की कि इन चीजों होंगी तो मैं ऐसे ऐसे करूंगा, डाटा होगा तो गलत करूंगा. बस आपको जो पैटर्न बन रहा है, जो यूपीएससी में आ रहा है, उसको बार बार करते रहना है ताकि जब पेपर में जाओ कुछ याद ना हो. बस देख के आपका माइंडसेट एट द आइडिया ऑफ कि आपका माइंडसेट ही चेंज हो गया है, यूपीएससी के साथ अलाइन हो गया है. जब माइंडसेट चेंज हो जाता है फिर तुम्हें चीजें याद नहीं करनी पड़ती हैं. फिर आप वैसे ही सोचेंगे जैसे यूपीएससी सोचता है और फिर आपके क्वेश्चन के सही होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी. आई होप दिस सीरीज इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू. नाउ लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 51 जो हम कल डिस्कस कर रहे थे. उसके बाद 51 में आता है. अब आज में हिस्ट्री भी आएगी, डॉट बॉल ज्यादा आएंगी. तो एक चीज समझ लें, हिस्ट्री में डॉट बॉल आने के चांसेस ज्यादा हैं और अगर हिस्ट्री में डॉट बॉल आ रही हैं बिल्कुल ना घबराएं. डॉट बॉल आनी लाजमी है बिकॉज उसमें अगर डॉट बॉल नहीं दोगे तो बोल्ड होने के चांसेस हैं, मतलब नेगेटिव लेने के चांसेस हैं. इन द गवर्नमेंट, और लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया भी था कि इस एग्जाम में जब कट ऑफ ही कम जा रही है तो नेगेटिव्स को भी कम करना इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द स्ट्रेटेजी टू क्लियर प्रीलिम्स. नॉट जस्ट गेटिंग राइट क्वेश्चन बट ऑल्सो रिड्यूसिंग नेगेटिव्स. तो कौन से क्वेश्चन छोड़ने हैं, दैट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ अ स्किल दैट यू शुड डेवलप एंड दैट विल बी डेवलप्ड इफ यू सी द क्वेश्चंस जो इन प्रीवियस ईयर्स जो छोड़ने चाहिए थे उसके बेसिस पे सेम लेवल के क्वेश्चन आप आने वाले पेपर्स में छोड़ोगे. इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 द फंक्शंस ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट वर डिवाइडेड इनटू रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स एंड ट्रांसफर सब्जेक्ट्स. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर ट्रीटेड एज रिजर्व्ड सब्जेक्ट. तो उन्होंने पूछे हैं कि कई सब्जेक्ट रिजर्व थे, कई सब्जेक्ट ट्रांसफर से, और पूछ रहे हैं कौन कौन से सब्जेक्ट रिजर्व थे. अब मुझे एक चीज बताओ, जब हम रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं तो जब 1919 की बात हो रही है तो अंग्रेजों ने कौन से सब्जेक्ट अपने पास रखे होंगे? वो सब्जेक्ट अपने पास रखे होंगे जो उनको वेरी वेरी दोज वर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री, मतलब जिनसे उनके पास पावर आ रही होगी. अब वो सब्जेक्ट देखते हैं यहां पे जहां से उनके पास रियल पावर आ रही होगी, जैसे कि लैंड रेवेन्यू. मनी की पावर नहीं वो देंगे, अभी ट्रांसफर नहीं करेंगे. ट्रांसफर मतलब जो इंडियंस को दे दिए थे, रिजर्व जो अपने पास रखे थे, तो मनी तो आज भी इंडियन को नहीं देंगे वो. लैंड रेवेन्यू तो ऑफ कोर्स रिजर्व ही होगा. पुलिस ऑफ कोर्स रिजर्व होगा बिकॉज पुलिस का यूज करके ही तो वो इंडिया पे कंट्रोल कर रहे थे, थ्रू द यूज ऑफ फोर्स ऑल्सो समटाइम्स. तो 3 और 4 की बात करें तो 3 और 4 तो होंगे ही होंगे. अब यहां पे 3 है और आपको ये देख के ऑप्शन पता लग रहा है, अगर मैंने एक भी इसमें से निकाल दिया तो मेरा आंसर आ जाएगा. 3 और 4 कहां पे हैं?
यहां पे हैं और यहां पे हैं, तो आंसर बी और सी में से आएगा। इनमें से एक नहीं है, या 1 नहीं है या 2 नहीं है। अब मैं देखता हूं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। जस्टिस को ब्रिटिशर्स कंट्रोल करेंगे या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को? बेटर है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंडियंस को दे दें, पर जस्टिस का काम आज भी वो करें, बिकॉज जस्टिस से वो डिस्क्रिमिनेशन कर पाएंगे इंडियंस और यूरोपियंस के बीच में, रूल ऑफ लॉ को अपने फेवर में इंप्लीमेंट कर पाएंगे। तो दिस शुड बी रिजर्व्ड, और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ट्रांसफर होगा ताकि इंडियंस को लोकल लेवल पे पावर मिले, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने पहले लोकल लेवल पे पावर दी इंडियंस को, फिर स्टेट लेवल पे, फिर सेंटर लेवल पे। डायरेक्टली सेंटर लेवल पावर नहीं देंगे। जब वो इंडियंस को कह रहे थे कि तुम्हें हम गवर्नेंस में इंक्लूड करेंगे, पहले लोकल लेवल पे इंक्लूड करेंगे, जो कि इतनी पावरफुल बॉडीज नहीं होती हैं, फिर स्टेट लेवल पे करेंगे, फिर लास्ट में सेंटर पे देंगे पावर। तो पावर यहां से ऊपर गई है, तो लॉजिकल बन रहा है कि ये तो ट्रांसफर कर दिया होगा, पर ये नहीं किए होंगे ट्रांसफर। तो आंसर क्या है? 1, 3 एंड 4। द आंसर इज गोइंग टू बी सी इज द आंसर, 1, 3 एंड 4। सिंपल लॉजिक, नहीं याद किया, करना भी नहीं था। ये बैठ के रट्टे नहीं लगाने थे कौन से रिजर्व्ड है कौन से ट्रांसफर्ड है, बस ये देखना था क्या ये ट्रांसफर्ड हो सकते हैं एज पर लॉजिक या रिजर्व हो सकते हैं एज पर लॉजिक। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। और वन मोर थिंग दैट आई वांट टू टेल यू कि जितना आपका लॉजिक आंसर सही करवाएगा उतना फैक्ट्स नहीं कर पाएगा। फैक्ट्स को तुम एक्स्ट्रापोलेट करोगे लॉजिक के बेसिस पे, तो यू शुड हैव अ लिमिटेड डाटा पॉइंट्स दैट यू कैन एक्स्ट्रापोलेट टू रीच टू द आंसर। तो हमेशा स्ट्रॉन्ग फोकस होना चाहिए लॉजिक पे। इट मींस व्हेन यू आर स्टडीइंग आल्सो ट्राई टू स्टडी इन अ मैनर कि आपके लॉजिक्स डेवलप हो सके। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 52। अब 52 मैंने आपको एक बड़ा माइंडसेट बताया था यूपीएससी का कि अगर भाई इन मिडिवल इंडिया द टर्म फनम रेफर टू, जब अगर ऑप्शन में पोर्ट्स आते हैं, कॉइन्स आते हैं, अशोक लिखा आता है, तो चांसेस होते हैं वो चीजें सही होती हैं। यहां पे क्या दिख रहा है? कॉइन, तो आंसर इज गोइंग टू बी बी। तो फनम इज नथिंग बट अ टर्म रेफर टू एज फॉर कॉइन्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये चीज पे आपको ट्रस्ट होना चाहिए, क्योंकि पहले भी हुआ है, अब भी होगा। विजयनगर अंपायर आया, कृष्णदेवराया लिखा है, वही टिक करें। तो दिस इज गोइंग टू बी द गेम। नेक्स्ट देखते हैं, हिस्ट्री में क्वेश्चन आया है 53। कंसीडर द फॉलोइंग फ्रीडम फाइटर्स। ये फ्रीडम फाइटर्स हैं, नीचे लिखे हुए हैं। इनमें बताएं हु ऑफ द अबव वाज और वर एक्टिवली एसोसिएटेड विद गदर पार्टी। अब मुझे एक चीज बताएं, बस सिंपल सी, जब आप ये तीनों नाम पढ़ते हैं, तीनों को तुम रेवोल्यूशनरी में पढ़ते हैं, ये पक्का है। जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं, स्पेक्ट्रम या नोट्स पढ़ते हैं, तीनों हैं जो, चाहे वो रास बिहारी बोस हो, चाहे वो बरिंदर कुमार घोष हो, चाहे वो जुगेश चंद्र चैटर्जी हो, तीनों रेवोल्यूशनरीज हैं। पर आपको इतना पता है, एक होती है अनुशीलन समिति, एक है गदर पार्टी। और अनुशीलन समिति के जो मेन प्लेयर थे वो थे बरिंदर कुमार घोष एंड जोगेंद्र चंद्र चैटर्जी, और गदर पार्टी के थे रास बिहारी बोस। आपको इनके इंसिडेंट भी पता होंगे, कैसे रास बिहारी बोस ने गदर पार्टी में जब वो जहां सेट हुई थी वहां जाके इन्होंने रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज भी की। तो ये तो पक्का गदर पार्टी के हैं, और ये पता है कि ये तीनों गदर पार्टी के तो नहीं है, तो आंसर 3 है भी नहीं। ये दोनों आप इकट्ठे पढ़ते होते हैं, बरिंदर कुमार घोष एंड जोगेंद्र चंद्र चैटर्जी। तो 1, 2 आप इकट्ठे पढ़ते हैं, 3 आप अलग पढ़ते हैं। अगर मेरे को पेपर में ये पता था, मेरे को ये क्वेश्चन आया था पेपर में, तो मेरे को था कि मुझे इतना पता है बरिंदर कुमार घोष एंड जुगेश चंद्र चैटर्जी मैंने इकट्ठे पढ़े हैं। वो किस पार्टी के हैं, समिति के हैं, बॉडी के हैं, मुझे नहीं पता, पर मुझे इतना पता है 1 और 2 इकट्ठे होंगे, 3 इकट्ठा होगा। मतलब 1 और 3 इकट्ठे नहीं हो सकते, 2 अकेला नहीं हो सकता। तो आंसर ए और डी में आया। और मुझे यह पक्का पता था कि रास बिहारी बोस ने गदर पार्टी के लिए काम किया था, तो आंसर अपने आप क्या आ गया? 3। तो इस लेवल पे था ये अनुशीलन समिति। तो मुझे बाद में पता लगा आके, पर मुझे पक्का पता था कि मेरे रट्टे ऐसे लगाए हुए थे कि बरिंदर कुमार घोष एंड जोगेश चंद्र चैटर्जी, जैसे पता ना लाल बाल पाल, उसमें ये दोनों एसोसिएटेड होते हैं। तो आपको बस ये नहीं पता है किसके हैं, पर ये पता है इकट्ठे हैं, और ये पता है रास बिहारी बोस के हैं, किसी एक पार्टी के हैं, मतलब इन्हें गदर पार्टी के हैं, ये पता था। तो उसके बेसिस पे आप यहां पहुंच जाते 3 पे। पर ये पता होना जरूरी था नॉलेज बेस कि यहां दोनों इकट्ठे हैं, और ये गदर पार्टी के नहीं है। ये गदर पार्टी के नहीं है, पर ये इकट्ठे हैं। और नाम से भी पता लग रहा है ये बंगाल के लग रहे हैं। कौन? जुगेश चंद्र चैटर्जी
और बंगाल में ही क्या थी, अनुशीलन समिति। इससे डिकोड करें कि योगेश चंद्र चैटर्जी बंगाली हैं, बंगाल में अनुशीलन समिति बड़ी बड़ी एक्टिव थी, तो मेरे को वहां से लिंक पता लगा। तो पहले आपने 1 2 को इकट्ठा किया, फिर नाम को डिकोड किया, फिर वहां पहुंचे, तब आंसर आया। पर इसमें थोड़ी बहुत नॉलेज तो रिक्वायर्ड है ही है, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। तो अब मैं पूछोगे क्या इसमें दम सीरीज पूरी लगेगी? एलिमेंट दम सीरीज का लगेगा, थोड़ा बहुत दम तो लगेगा, बट नॉलेज भी चाहिए होगी इस क्वेश्चन में। हिस्ट्री में नॉलेज चाहिए होती है, उसमें प्योर उस लेवल पे आप नहीं कर सकते हो। अलके प्रपोजल्स ऑफ क्रिप्स मिशन पूछ रहे हैं, प्रपोजल्स ऑफ क्रिप्स मिशन। अब इसमें देखें, with reference to the proposals of क्रिप्स मिशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहली स्टेटमेंट क्या है? The Constituent Assembly would have members nominated by provincial assemblies as well as princely states। जब मैं ये पढ़ रहा था तो मैंने देखा this plus this as well as this, तो मुझे को लगा कि कहीं दोनों को सेम तराजू में तोल रहे हैं, ऐसा ना हो अलग अलग हो। जैसे होता है ना दिस बट नॉट दिस एज वेल एज दिस, ये पैटर्न होते हैं क्वेश्चंस को गलत करने के। फिर मैंने देखा प्रिंसली स्टेट्स में तो नॉमिनेटेड लॉजिकल है, पर वाई इन प्रोविंशियल, वहां तो चीजें क्या होंगी, इलेक्शन का एलिमेंट है, तो वहां मेरे को समझ में आया वहां तो इलेक्शन होंगे। अगर असेंबली बननी है तो वो डेमोक्रेटिक होनी चाहिए, तो प्रोविंसेस में तो इलेक्टेड ही होंगे, और मुझे पता भी है कि असेंबली इलेक्शन से ही आई थी प्रोविंशियल से, और वहां पे प्रिंसली स्टेट ने नॉमिनेट कर दिए थे बाद में भी, तो यहां पे भी ऐसा ही एलिमेंट होगा, क्योंकि क्रिप्स मिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसी के बेसिस पे हमारे संविधान की असेंबली बनी है। तो ये तो हो गया गलत, क्योंकि यहां पे दोनों को क्या बोल दिया, नॉमिनेटेड बोल दिया। अगला स्टेटमेंट देखें, एनी प्रोविंस विच इज नॉट प्रिपेयर्ड टू एक्सेप्ट द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वुड हैव द राइट टू साइन अ सेपरेट एग्रीमेंट विद ब्रिटिश रिगार्डिंग इट्स फ्यूचर स्टेटस। हाँ, यही बोला था, अगर कोई चाहता है कि भाई हमें नवे संविधान को नहीं मानना है, फिर हम आप ब्रिटिशर के साथ आएं और अलग से एग्रीमेंट करें, और आपको अलग से हम डील करेंगे और उनको अलग से करेंगे। और ये लॉजिकल भी है, और ये बाद में ही बोला गया था कि अगर ऐसे एग्रीमेंट नहीं आता है तो अलग एग्रीमेंट कर सकते हैं। दिस इज लॉजिकल एंड बी। नॉलेज है, बिल्कुल है, एग्जैक्ट नहीं पता, पर मुझे हाँ इसके एलिमेंट्स पता है कि हाँ कोई इलेक्टेड था, कोई नॉमिनेटेड था, और साथ में ये भी था कि भाई अगर स्टेट्स एग्रीमेंट नहीं करती तो फिर अलग से एग्रीमेंट कर सकती हैं ब्रिटिशर्स के साथ। तो इतना तो आप पता ही होता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 55 नंबर क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को देखें और समझें। अब इसको एक सेकंड देखें, पहले नाम पढ़ें। विद रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री कंसीडर द फॉलोइंग टेक्स्ट। नीति पकड़ना, प्रशिष्ट पर्वन, अवदान अष्टक, त्रिशिष्ट लक्षण महापुराण। कौन से टेक्स्ट जैन है? अब इतना तो देख के पता लग गया, चारों तो नहीं है, चारों ऑप्शन में भी नहीं है। कुछ इसमें से जैन टेक्स्ट हैं, और कुछ क्या होंगे, बुद्धिस्ट, कुछ होंगे हिंदू वाले टेक्स्ट, एक आधा वो डाल दिया होगा। प्योर नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन, यू कांट सॉल्व दिस क्वेश्चन एट ऑल। प्योर नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन, कुछ है ही नहीं इसमें। पर मुझे एक चीज बता दो बस, अगर आपको पता होता कि जो प्रशिष्ट पर्वन है ये किसका टेक्स्ट है, या आपको पता होता अवदान शतक किसका टेक्स्ट है, और इनमें से कोई एक पता होता जैन का नहीं है, तो आंसर आ जाता। मान लो पता लगता 2 जैन का नहीं है तो आंसर आता सी, 3 जैन का नहीं है तो आंसर आता बी। तो आपने देखना है कि अगर मैं इन क्वेश्चंस में एक आधा भी पकड़ लूं तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो आप किस पे वक्त लगाएंगे कि भाई मैं ये सोचने पे टाइम लगाता हूं प्रशिष्ट पर्वन कि क्या ये जैन टेक्स्ट था या नहीं था। तो आप पहले सोचेंगे प्रशिष्ट पर्वन पे, और सोचेंगे क्या ये जैन टेक्स्ट था या नहीं था। तो ये अगर आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता है, और कोई ऑप्शन नहीं है, और कोई ऑप्शन नहीं है। पर आपको पता होना चाहिए कि जो अवदान शतक है
दिस अवदान शतक इज बेसिकली अ बुद्धा की स्टोरी से रिलेटेड है। तो 3 पता होता तो आंसर आ जाता। तो यहां से आपको पता होना चाहिए कि अवदान शतक, अगर किसी को पता होता ये बुद्धिस्ट वाला है, और ये पता होता है कि त्रिशष्ट लक्षण महापुराण जैनिज्म का है। ये अब याद कर लें, टोटली नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन, कोई इसमें लॉजिक नहीं है। नॉलेज में बस ये पता होना चाहिए था इतना कि भाई अगर मैं ये निकाल लेता अवदान शतक, 3 गलत हो जाता। 3 गलत होते ही मेरा आंसर क्या आता? 2 and 4। 2 क्या है हमारा? प्रशिष्ट पर्वन एंड 3 षष्ठी लक्षण महापुराण। दिस बोथ आर जैन वाले टेक्स्ट हैं। अवदान शतक इज बुद्धिस्ट टेक्स्ट एंड नीति पकड़ना इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट टेक्स्ट। अगर आप पढ़ेंगे तो इसको आपको अब नहीं भूलना है। तो दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी अ बुद्धिस्ट टेक्स्ट। तो आपको पहले पता लग गया कि यूपीएससी क्वेश्चन बनाता है, जैन का पूछ के बीच में बुद्धिस्ट ऐड कर देता है। तो अब याद कर लें, और ये बाद में भी आया है, ये यूपीएससी में त्रिषष्टि लक्षण महापुराण, ये बाद में भी आया है पेपर में। और प्रशिष्ट पर्वन इज इंपॉर्टेंट, दोनों जैनिस्ट हैं। और अवदान शतक एंड नीति पकड़ना इज बुद्धिस्ट टेक्स्ट। तो ये यहां पे आपने नॉलेज ऐड कर ली। और आपको पता है कि बुद्धिज्म जैनिज्म में बहुत डीप पे जाके क्वेश्चन पूछते हैं। तो एटलीस्ट जो पीवाईक्यू में आए हुए हैं उन टेक्स्ट को पढ़ के, उनका जो भी स्कॉलर्स हैं उनको पढ़ लें, कल को इन्हीं पे क्वेश्चन ना आ जाए। तो इस क्वेश्चन का लर्निंग क्या है? डॉट बॉल थी, पर आने वाले अगर अगली बार कोई जैनिज्म पे क्वेश्चन आता है बुद्धिज्म पे और इसमें से आ जाए, अगर वो गलत होता है दैट इज अ ब्लंडर। बाकी गलत हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, वो किसी को नहीं आते होंगे। बट बुद्धिज्म जैनिज्म में आपको बताया था दीज आर एरियाज जहां पे बहुत डिटेल में जाके पूछ रहे हैं। तो यू हैव टू स्टडी इन डिटेल ऑल्सो दीज 2 सब्जेक्ट्स। अब हम आगे देखते हैं। द नेक्स्ट थिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इज अगला क्वेश्चन, पर आपको समझ में तो आ रहा है ना ये, तो इस सेंस में करना है। अब देखें ये वाला, विद रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री कंसिडर द फॉलोइंग पेयर। बंदा लिखा है और बताया है कि कौन से रिलीजन से एसोसिएटेड है। आर्यादेव, दिगनाग एंड नाथमुनि। पूरे भाई, अब ना ये आप देखेंगे दिगनाग आपका पहले भी ऐसा ही नाम आपने पीवाईक्यूज में सुना होगा कि दिगनाग, और ये इसलिए अगर आपको ये क्वेश्चन दोबारा आता है तो ये गलत नहीं होना चाहिए। आर्यादेव इज बेसिकली अ बुद्धिस्ट स्कॉलर, जो दिगनाग है इज ऑल्सो अ बुद्धिस्ट स्कॉलर। नाथ मुनि इज बेसिकली अ स्कॉलर ऑफ अ वैश्वनाइट सेक्ट। तो इसका आंसर जो आता है दैट इज गोइंग टू बी द आंसर इज सी, ओनली 2 पेयर्स आर करेक्ट। तो आपने देख लिया कि आर्यादेव इज ऑल्सो गोइंग टू बी अ बुद्धिस्ट स्कॉलर, ये बुद्धिस्ट हैं और ये वैश्वनाइट हैं, ये दोनों सही है। आंसर इज बी, आंसर इज सॉरी सी, ओनली 2 पेयर्स आर करेक्ट। दोनों नॉलेज बेस्ड थे, बताया ना हिस्ट्री में डॉट बॉल आती हैं, तो पहले वाली भी डॉट बॉल है, ये भी डॉट बॉल। पर लर्निंग ये है, अगर हम प्योर नॉलेज के बेस पे करें तभी ये हो पाएंगे। और हां, अगर पीवाईक्यू किए हों और बुद्धिस्ट जैनिज्म पे टाइम लगाया हो, देन दीज क्वेश्चंस कैन बी सॉल्व्ड। ये आर्यादेव और दिगनाग बड़े कॉमन नाम हैं। अकेले दम सीरीज पे हिस्ट्री के क्वेश्चन होने थोड़े मुश्किल हो जाते हैं। कई क्वेश्चन होंगे सॉल्व, पर कई डॉट बॉल जाएंगी। ऐसा नहीं कि पूरी की पूरी हिस्ट्री में दम सीरीज नहीं लगेगी, पर जो बहुत ही फैक्चुअल है वहां पे नहीं लगेगी। आगे देखेंगे लॉजिकल आएंगे, वहां पे हम लगाएंगे। अब देखें इसमें, इस पे लगा सकते हैं। 57 पे देखें, विद रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। जैसे पहला है, द फर्स्ट मंगोल इन्वेजन ऑफ इंडिया हैपेंड ड्यूरिंग रेन ऑफ जलाउद्दीन खिलजी। भाई खिलजी डायनेस्टी कब आई थी? जब हम पढ़ते हैं दिल्ली सल्तनत की बहुत सारी डायनेस्टी आई थी ना, और पहली डायनेस्टी के टाइम पे ही मंगोल इन्वेजन स्टार्ट हो गए थे। तो ये कहना कि खिलजी के टाइम पे हुए थे, और वो भी एग्जैक्ट किंग क्या दिया? जलाउद्दीन खिलजी। तो यहां फैक्ट क्या है? एक तो डायनेस्टी है, उसमें उसका किंग है, तो इसके सही होने के चांसेस क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन इज इनकरेक्ट, बिकॉज इल्तुतमिश के टाइम पे स्टार्ट हो गई थी ये मंगोल इन्वेजन, अगर आपने मिडिवल हिस्ट्री थोड़ी सी पढ़ी हो तो। और दूसरा है, ड्यूरिंग द रेन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी वन मंगोल असॉल्ट मार्च्ड अप टू दिल्ली एंड बिसीज्ड द सिटी। और अगला क्या है, मोहम्मद बिन तुगलक टेम्परेली लॉस्ट द पोर्शंस ऑफ नॉर्थ वेस्ट ऑफ हिज किंगडम टू मंगोल्स। और एक चीज समझ लें इसमें, जब हम पढ़ते होते हैं ये कि ड्यूरिंग द रेन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी वन मंगोल्स, तो ये आप समझते होते हैं कि हाँ भाई ऐसे हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे
मंगोल असॉल्ट हुआ जो दिल्ली तक आ गए थे और सिटी को बसीज कर लिया था। ये फैक्ट है जो आप पढ़ते होते हैं। और जो पूछ रहे हैं ना मंगोल इन्वेजन, ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, बिकॉज आगे जाके जो डायनेस्टी आएगी वो आएगी मुगल अंपायर आएगा, तो इंपॉर्टेंट है। मोहम्मद बिन तुगलक टेम्पररी लॉस्ट द पोर्शन ऑफ नॉर्थ वेस्ट ऑफ हिज किंगडम टू मंगोल्स। भाई मोहम्मद MBT, अगर आप देखेंगे MBT कहां जा रहा था भाई, साउथ में जा रहा था, गया था ना साउथ में, उसने कैपिटल चेंज की थी। तो मोहम्मद बिन तुगलक टेम्पररी लॉस्ट पोर्शंस ऑफ दिस, तो दैट इज गोइंग टू बी अ रॉन्ग स्टेटमेंट, बिकॉज नेक्स्ट जो हुआ था वो खिलजी के टाइम पे ही हो गया था। तो ही डिफीटेड मंगोल्स बेसिकली, मोहम्मद बिन तुगलक। तो ऐसा इसके टाइम पे नहीं हुआ था। तो आंसर क्या है, पहला गलत है, ओनली 1 इज करेक्ट। और अगर आप देखें यहां पे जाके, इधर इधर जाके देखें, आपको अगर ये भी पता होता कि पहली तो इलॉजिकल स्टेटमेंट है, बिकॉज आपको पता है खिलजी तो बहुत लेट आए थे, तो बचता क्या है 2 और 3। और अगर आपको सेकंड पता थी तो वैसे ही आंसर आ जाता बी, थर्ड तो वैसे ही गलत हो जाती। और ये आपको पता है कि अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे ये हुआ था। पढ़ते हैं, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी हम किंग अच्छे से पढ़ते हैं, इसके बहुत सारे रिफॉर्म्स भी हैं। तो आपको समझ में आया कि डायनेस्टीज में भी वो किंग इंपॉर्टेंट हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, या इंपॉर्टेंट किंग्स, हर किंग नहीं पूछते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक भी इंपॉर्टेंट है, अलाउद्दीन खिलजी भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आते हैं जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर, ये भी नॉलेज के बेस पे है, 58। विद रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री, हु ऑफ द फॉलोइंग, आपको पता लग गया ना पेपर में कि कौन कौन से क्वेश्चन छोड़ने हैं, डॉट बॉल। तो हिस्ट्री जब एनालाइज करेंगे एटलीस्ट डॉट बॉल्स तो निकालते रहेंगे। तो अगर आपने ये नहीं पढ़े हैं बुद्धिज्म जैनिज्म, तो फिर पंगा ना लें। अगर पढ़े हैं सॉल्व करें तो छोड़ के आ जाए, डॉट बॉल्स है। डॉट बॉल्स इफ नॉट स्टडीड दैट थिंग, अदरवाइज यू कैन डू समथिंग, अगर आपको थोड़ा बहुत भी आइडिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स, ये हमने कर लिया, यहां पे आ गया विद रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री हु ऑफ द फॉलोइंग वर नोन एज कुल धारण। किन को बोलते हैं कुल धारण? कुल मतलब, कुल क्या होता है? कुल मतलब अ काइंड ऑफ अ डायनेस्टी, धारण। अब पर्शियन कैलीग्राफिस्ट थोड़ा होंगे, कुल थोड़ा है, अरब मर्चेंट थोड़ा होंगे, या कलंदर्स हैं या सैयद हैं, नाम तो लग रहा है कि यहाँ कुल की बात कर रहे हैं, ग्रुपिंग की बात कर रहे हैं। तो आंसर अगर लगाना था तो बी और डी में से लगा देते। आंसर इसका डी है, पर एटलीस्ट बी और डी में पहुंच जाते। कुल को थोड़ा सा एटिमोलॉजी लगा के कुल धारण किया है। और अगर ज्यादा ही डीप जाना है तो कुल मतलब अ ग्रुपिंग, अ डायनेस्टी, तो सैयद लगा देते, फिर डी हो जाता। अब पर आपको ये पता लग गया है भाई कि आपको डायनेस्टी पढ़नी है, दिल्ली सल्तनत भी पढ़नी है, उसमें किंग्स पता लग गए, मुगल वाली पढ़नी है अच्छे से। और आगे जाके आपको ये पहले बता दिया था मैंने कि क्या पूछते होते हैं कि जब आई थी कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, पोर्तुगीज, वो आए थे तो उन्होंने कहां कहां पे अपने बेस एस्टेब्लिश किए, किस किस किंग से हेल्प लेके ये काम किया, ये आपको पता होना चाहिए। अब देखिए इसमें क्वेश्चन क्वेश्चन क्या है, द डच एस्टैब्लिश्ड द फैक्ट्रीज एंड वेयर हाउसेज ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑन लैंड्स ग्रांटेड टू देम बाय गजापति रूलर्स। आता है तो आता है, नहीं तो नहीं, नहीं तो फिर कोई ऑप्शन नहीं है इसका। अगर आता है तो आता है, नहीं तो नहीं। और इसमें आप देखेंगे सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने जब आए थे तो दे एस्टैब्लिश देयर फैक्ट्री इन मसूलीपट्टनम इन आंध्र प्रदेश, तो वहां पे आए थे। तो मेन चीज ये है कि बिकॉज आप ये पढ़ रहे हैं तो ये फैक्ट क्या है, गलत है। ये दोनों फैक्ट सही हैं। अल्फांसो दी, ये पढ़ते होते हैं पोर्तुगीज में, ये बड़े इंपॉर्टेंट थे ऑफिसर्स, ये दोनों इंपॉर्टेंट ये हैं। कहाँ से लिया था लैंड? विजयनगर से लिया, बीजापुर, क्योंकि उस टाइम पता है ना कि एक विजयनगर एम्पायर था, एक बहामनी किंगडम था, इसके आगे जाके डिवाइडेड थे। तो वही पूछ रहे हैं बस कि उस टाइम पे किस किस से लिया था। पर आंसर बता देते हैं, आंसर क्या है इसका 2 और 3, बी इज द आंसर। पर ये नॉलेज बेस्ड है, इसमें कुछ दम का काम नहीं करेगा, सिंपल नॉलेज बेस्ड, कोई लॉजिक नहीं है। अगर आपने पढ़ा है पढ़ा है, नहीं पढ़ा नहीं पढ़ा, नॉलेज के बेस पे ड्राइव कर सकते हैं इसको। तो ये भी आपकी डॉट बॉल ही है। तो हिस्ट्री में डॉट बॉल जा रही है, बिल्कुल जा रही है। समझ में आ रहा है कि कौन सी डॉट बॉल है, और ये समझ में आ रहा है कि हिस्ट्री में कौन कौन से एरियाज इंपॉर्टेंट हैं। और जो मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्टिंग वाला फेज बड़ा इंपॉर्टेंट है, जब कंपनीज आई थी इंडिया में, वो पूछ रहे हैं बार बार, पहले भी देखा है। अब देखते हैं अकॉर्डिंग टू कौटिल्याज अर्थशास्त्र, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। अ पर्सन कुड बी अ स्लेव एज अ रिजल्ट ऑफ जुडिशियल पनिशमेंट। भाई स्लेव दो तरह के होते थे, एक वॉर वाले और एक वैसे।
और जजमेंट दे के भी उसको स्लेव बनाया जा सकता था, बिकॉज स्लेवरी का मतलब क्या है, आपका स्टेटस हाई नहीं है सोसाइटी में, एंड दैट इज काइंड ऑफ अ पनिशमेंट ऑल्सो, बिकॉज स्लेवरी मीन्स व्हेन यू आर बेसिकली ऑस्ट्रेसाइज्ड फ्रॉम द सोसाइटी, और उस टाइम पे ये होता था नॉर्म ऑस्ट्रेसाइजेशन का, तो ये भी हो सकता है. If a female slave bore her master a son, she was legally free. Makes sense because now जो son है, because of female slave and a master, अब लॉजिक बोल रहा है कि जो फादर वाली है वही प्रॉपर्टी फीमेल की हो जाएगी. आज भी यही होता है, जो कास्ट है वो पेट्रियार्कल सोसाइटी के कारण मेल से आती है. मेक सेंस. गलत है वो बात, सही है, पर होता ही है. इफ अ सन बॉर्न टू अ फीमेल स्लेव was fathered by her master, the son was entitled to be the legal status of a master son. Makes sense. अगर भाई फीमेल स्लेव और मास्टर से कोई सन हुआ है तो वो उसको लीगल स्टेटस मिलेगा एज अ मास्टर सन. इट सिंपली शोज कि मेल की डोमिनेंस है. दोनों स्टेटमेंट्स आर इन सिंक विद ईच अदर. अगर सही होंगी दोनों होंगी, नहीं तो नहीं होंगी. पहली मेक सेंस, तो यहां पे आंसर इज डी. ये करना बनता था, क्योंकि सेकंड और थर्ड इकट्ठी आएंगी तो ये आंसर तो कभी नहीं होगा. यहां तो 2 3 होगा या 1 2 3 होगा. और बिकॉज स्लेवरी उस टाइम पे काइंड ऑफ पनिशमेंट है, बिकॉज स्लेवरी को सोसाइटी में एक्सेप्ट मतलब सोसाइटी में उसको नेगेटिव सेंस में देखा जाता है स्लेव्स को, तो पनिशमेंट के तौर पे उन लोगों को स्लेव बनाया जा सकता है. पनिशमेंट तो वही होती है जिसमें इंसान को थोड़ा सा सफर होना पड़े, और उसमें हो जाएगा वो. उस टाइम मिडिवल सोसाइटी है, ऑस्ट्राइजाइजेशन वाज वेरी सिंपल नॉर्म. कौटिल्य की बात हो रही है अर्थशास्त्र की. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. शुक्र है हिस्ट्री गई. जब हिस्ट्री आती है एक बात लगता है यूपीएससी का प्री गया. जब हिस्ट्री कर रहे होते हैं ना, हाथ कांप रहे होते हैं कि ये भी गया, ये भी नहीं आ रहा, ये भी नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं आ रहा. डरे नहीं. अगर हिस्ट्री के 15 क्वेश्चन में आपके 6 भी सही हो रहे हैं, आपका प्री निकल सकता है. 5 हो रहे हैं तब भी निकल सकता है. तो टारगेट रखे 5 6 7 का हिस्ट्री में. मतलब टारगेट इन द सेंस, अगर आसान आता है फिर तो सारे ही करें, पर अगर टफ आ रहे हैं, और टफ का मतलब ये नहीं होता कि आपके पता है आपको यहां से आएंगे वहां से आगे. बुद्धिज्म जैनिज्म से क्वेश्चन आ गए, सब ये थोड़ा आसान है. क्या स्कॉलर पूछे, कौन सी बुक्स पूछी हैं, कौन से सब स्कूल पूछे हैं. अगर वो प्रिडिक्टेड लाइंस पे है पीवाईक्यू के हिसाब से तो कई डुएबल है, अदरवाइज नहीं है वो. क्वेश्चन है, टाइट मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ यूएसए फेडरल रिजर्व कुड लीड टू कैपिटल फ्लाइट. भाई अगर टाइट मॉनेटरी पॉलिसी होगी यूएस के रिजर्व की, मतलब वहां पे अगर टाइट होगी तो वहां पे इंटरेस्ट रेट क्या हो जाएंगे, वहां पे इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएंगे यूएसए में. फिर लोग कहेंगे इंडिया में क्यों आना, इंडिया में इसलिए आए थे क्योंकि यहाँ पे इंटरेस्ट रेट ज्यादा है. अगर वहां पे इंटरेस्ट रेट ज्यादा है तो यूएसए चलते हैं, बिकॉज यूएसए में सेफ तो है काम. तो ऑफ कोर्स जब बढ़ेगा तो इधर जाने का चांसेस भी ज्यादा होगा. कुड लीड टू, नॉट विल लीड टू. बिल्कुल सही. कैपिटल फ्लाइट में इंक्रीज द इंटरेस्ट कॉस्ट ऑफ फर्म्स विद एग्जिस्टिंग कमर्शियल बोरिंग्स. अगर कैपिटल फ्लाइट हुई तो इंडिया में डॉलर कम हुआ, रुपी डेप्रिशिएट हुआ. अगर रुपी डेप्रिशिएट हुआ तो अब आपको $1 के बदले 100 रुपए देने पड़ रहे हैं. पहले $1 के बदले 90 रुपए देने पड़ रहे थे. मतलब नाउ यू हैव टू पे मोर मनी. इट मींस उनका इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ जाएगा. करेक्ट स्टेटमेंट. डिवैल्यूएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी हुई है अभी, जैसे यहां पे हुई है. विल डिक्रीज द रिस्क और इंक्रीज द रिस्क. इंक्रीज द रिस्क फॉर एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स, जिन्होंने बाहर से पैसा लिया हुआ है और बाद में पैसा देना है. तो ये तो गलत हो गया. बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा है. तो 1 and 2 आर करेक्ट एंड 3 इज इनकरेक्ट. जैसे ही 3 इनकरेक्ट हुआ, आंसर आ गया. आंसर इज ए. सिंपल इकोनॉमिक्स. इकोनॉमिक्स के अगर फंडामेंटल्स क्लियर हैं, आपको पहले बताया था 22 तक 21 में इकोनॉमिक्स के फंडामेंटल्स पे क्वेश्चन आते थे. अगर आपको कंसेप्ट क्लियर, आंसर आ रहा था. 23-24 में फैक्ट्स पे भी, निटी-ग्रिटीज पे क्वेश्चन पूछे हुए हैं. तो इफ यू वांना स्कोर मोर इन इकोनॉमिक्स तो ट्राई करें कंसेप्ट्स के साथ साथ, अब साथ साथ फैक्ट्स पे भी, निटी-ग्रिटीज पे फोकस करें. इकोनॉमिक्स का लेवल वहां तक जा रहा है. ये हो गया 61 नंबर क्वेश्चन. 61. अब उसके देखते हैं उसके आगे 62. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेट्स. आंध्र प्रदेश, केरला, हिमाचल एंड त्रिपुरा. हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेट्स आर जनरली नोन एज टी प्रोड्यूसिंग. कौन कौन सी स्टेट टी प्रोड्यूसिंग है, मुझे एक चीज बताओ. टी कहां मिलती है, वेस्टर्न घाट्स में या नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में. त्रिपुरा तो है ही, केरला है ही. अब 2 और 4 तो हैं ही. अब क्योंकि यहां मिलती हैं, हिमालयाज में मिलती हैं टी,
और वेस्टर्न घाट में मिलती है। हिमालयाज में हिमाचल प्रदेश का भी एलिमेंट है, आंध्र प्रदेश का नहीं है क्योंकि वेस्टर्न घाट में नहीं है। तो यहां तो इसका ओनली 2 आंसर है या ओनली 3। हिमाचल में मिलती होगी आपको टी, बिल्कुल मिलती होगी। हिमाचल में कांगड़ा वैली है। तो कहने का मतलब हिमाचल प्रदेश को भी टी प्रोड्यूसिंग स्टेट माना जाता है। इस पे डिबेट थी कि ओनली 2 आंसर है या ओनली 3, पर यूपीएससी ने ओनली 3 दिया है। पर एटलीस्ट आप बी और सी तक तो पहुंचते, फिर हिमाचल प्रदेश को हिमालयास का लॉजिक लाके भी आंसर में डाल देते, तो आंसर इसका क्या है, सी है। पर एटलीस्ट बी और सी तक तो पहुंचते आप। आंसर इसका सी है। मैंने इसका बी लगाया था, यूपीएससी ने सी दिया है, क्योंकि हम ये नहीं सोच पाए हिमाचल प्रदेश उस टाइम। केरला और त्रिपुरा पक्का क्लियर था, पर सोच लेते कि हिमालयास की बात हो रही है तो हिमाचल प्रदेश में भी टी का एलिमेंट होगा। टी गार्डन्स तो हिमालयास में होंगे ही होंगे, और वहीं पे जहां माउंटेन्स है वहां टी तो होती ही होती है, बिकॉज टी के लिए आपको पता है कि कैसे स्टैग्नेंट वाटर नहीं चाहिए, ये कहानी नहीं चाहिए। 63, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इन इंडिया क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज आर रेगुलेटेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। The rating agency popularly known as ICRA is a public limited company. Brickwork Ratings is an Indian credit rating agency. ये भी फैक्ट, ये भी फैक्ट, ये भी फैक्ट। एक फैक्ट गलत हो गया, आंसर आ गया। तो अब देखते हैं। ICRA इज बेसिकली अ क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो पब्लिक कंपनी है, और ये इंडिया की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। एक है क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज को कौन रेगुलेट करता है, आरबीआई। मुझे एक चीज बताएं, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज को आरबीआई रेगुलेट करेगा या एक बॉडी है सेबी। आरबीआई काम होता है बैंक को रेगुलेट करना। क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज क्या होती हैं, जो कंपनीज होती हैं उसको रेटिंग देती हैं। अगर कंपनी को रेटिंग देंगी तो क्या इंपैक्ट पड़ेगा, कंपनी की क्रेडिबिलिटी पे। अगर वो जान के गलत क्रेडिबिलिटी बढ़ा देंगी तो कंपनी के शेयर्स पे इंपैक्ट पड़ेगा। तो सेबी आना चाहिए इसमें, या आरबीआई। आरबीआई काम है मॉनेटरी पॉलिसी, बैंक्स का रेगुलेशन। सेबी का काम है जब कंपनीज के बारे में बात होती है, कंपनीज की क्रेडिबिलिटी के, मतलब भाई सेबी का काम है शेयर होल्डर को बचाना, मतलब इंफॉर्मेशन को शेयर होल्डर तक बचाना। किसकी इंफॉर्मेशन को, कंपनी की, इन अ ट्रांसपेरेंट मैनर। और वही काम होता है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को रेगुलेट करने का, कि आप क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज का जो भी काम है वो रेगुलेट करें ताकि इन्वेस्टर के इंटरेस्ट पे हार्म ना हो। तो यहां पे हमने देखा सेबी आना चाहिए था। और जब पेपर में कर रहा था सॉल्व तो मैंने पहले यहां इसको काट के लिख ही लिया था, क्या सेबी भी हो सकता है। फिर लॉजिक लगाया सेबी को जस्टिफाई करने का और आरबीआई को, और आंसर क्या है, सेबी। ये गलत हो गया, आंसर तभी क्या आ गया, बी। और करता होता यूपीएससी सेबी को आरबीआई से कर दिया। तो यूपीएससी बहुत ही ब्रॉड लेवल पे, मतलब वो चाह रहा था ये चीजें ना पता हो बच्चे को, वो चाह रहा था बच्चे को ये चीजें ना पता हो, बस ये तो कंसेप्ट तो पता हो, इतना तो पता हो, ये पता है तो मैं आंसर दे दूंगा। तो कई क्वेश्चंस में एक चीज पता होने से भी आंसर आ जाता है। इट मींस एग्जामिनर इज नॉट एक्सपेक्टिंग कि यू शुड नो ईच एंड एवरीथिंग, he is expecting you to know the things that you should know as a aware citizen or as a logical person, not a रट्टाफिकेशन process here। आया समझ में? ये बड़ी इंपॉर्टेंट टेक अवे है इस क्वेश्चन से। दिस टेक अवे इज वेरी इंपॉर्टेंट कि एग्जामिनर को, अगर आपको ये पता लग गया कि एग्जामिनर कौन सी स्टेटमेंट को मेरे से चेक करवाना चाह रहा है, तो पहले मैं अगर वो पकड़ लूं और वो सॉल्व कर दूं तो वहां से आंसर आ जाता है। तो टेक अवे इज नॉट ऑल द स्टेटमेंट्स आर इंपॉर्टेंट, सर्टेन स्टेटमेंट्स आर इंपॉर्टेंट व्हिच एग्जामिनर वांट्स टू नो यू, नॉट ऑल द स्टेटमेंट्स। आया समझ में ये चीज? यहां तक ऐसी चीजें आपको क्लियर होंगी। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 इकोनॉमिक्स का है, ये भी बैंक बोर्ड ब्यूरो। इसको भी हम लॉजिक से करते हैं। लेट्स डू दैट क्वेश्चन विद लॉजिक। अब लॉजिक क्या है इसको देखते हैं। क्वेश्चन है कि विद रेफरेंस टू बैंक्स बोर्ड ब्यूरो बीबीबी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। अकॉर्डिंग टू बैंक बोर्ड ब्यूरो व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। अब मुझे एक चीज बताएं, बैंक बोर्ड ब्यूरो जो बना था, अगर आपको नहीं भी पता है, इतना तो पता होगा बैंक के लिए कुछ कर रहा होगा। बैंक का बोर्ड ब्यूरो मतलब बैंक में किसको अपॉइंटमेंट देनी है, कौन चेयरमैन होगा, ये सारी काम कौन करता है, बैंक बोर्ड ब्यूरो। बैंक बोर्ड ब्यूरो रेकमेंड्स फॉर द सिलेक्शन ऑफ हेड्स फॉर पब्लिक सेक्टर बैंक। ऑफ कोर्स बैंक बोर्ड ब्यूरो अपॉइंट तो नहीं करेगा, अपॉइंट कौन करेगा, गवर्नमेंट करेगी। भाई पब्लिक सेक्टर बैंक किसके होते हैं, गवर्नमेंट के होते हैं, तो अपॉइंट तो गवर्नमेंट ही करेगी ना, गवर्नमेंट स्टेक होल्डर है। तो पर गवर्नमेंट किसी ब्यूरो को बिठाती है, बोर्ड ब्यूरो को, कि तुम उसको ऑब्जेक्टिवली डिसाइड करो। हर काम गवर्नमेंट जाके खुद थोड़ा करेगी।
बीबीबी हेल्प्स पब्लिक सेक्टर बैंक्स इन डेवलपिंग स्ट्रेटजीज एंड कैपिटल रेजिंग प्लान्स। मतलब बैंक बोर्ड ब्यूरो बैंक्स को देखता है कि तुम्हें क्या करना है, तुम्हें कौन अपॉइंट होगा, उनकी स्ट्रेटजी को कौन कौन बनाएगा, बैंक बोर्ड ब्यूरो। अगर इतना पता था कि बैंक बोर्ड ब्यूरो का काम क्या होता है, बैंक में अपॉइंटमेंट्स लेके आना, बैंक की स्ट्रेटजी बनाना ओवरऑल ब्रॉड लेवल पे, तो ये तो सही हो गए, इतना तो पता होना चाहिए। एक है गवर्नर ऑफ आरबीआई इज द चेयरमैन ऑफ बीबीबी। भाई मुझे एक चीज बताएं, आरबीआई क्यों चेयरमैन होगा बीबीबी का? बैंक बोर्ड ब्यूरो किसके होते हैं? बैंक गवर्नमेंट के। तो गवर्नमेंट किसी और को अपॉइंट करेगी ना, आरबीआई को क्यों अपॉइंट करेगी चेयरमैन को? तो गवर्नमेंट अपना कोई रिप्रेजेंटेटिव लेके आएगी, तो इस बैंक बोर्ड ब्यूरो का जो हेड होता है वो गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव होता है, फाइनेंस सेक्रेटरी होगा, जो भी हो गया, ना कि गवर्नर ऑफ आरबीआई। तो इसका आंसर क्या है? 1 कैंसिल हो गया, आंसर क्या है? बी। अब आपको इतना तो पता होना चाहिए था क्या काम है बैंक बोर्ड ब्यूरो का, पर अगर इतना पता होता, क्योंकि एक गवर्नमेंट के बैंक्स की बात हो रही है, तो जो अपॉइंटमेंट हो रही होगी वो भी गवर्नमेंट द्वारा की जा रही होगी, तो उस बॉडी को भी गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव ही करेगा, ना कि कोई सेंट्रल बैंक का गवर्नर। आया समझ में ये चीज? नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर जो इंपॉर्टेंट है 65 विद रेफरेंस टू कन्वर्टिबल बॉन्ड्स। तो ऊपर वाले क्वेश्चन में इकोनॉमिक्स आप जब पढ़ते हैं, अगर बेसिक फंडास पढ़े हुए हैं तो हर क्वेश्चन सॉल्वेबल है। तो ऐसा नहीं है कि ऊपर वाले क्वेश्चन में बिल्कुल नॉलेज नहीं चाहिए थी, लिमिटेड नॉलेज से भी आप कर पाएंगे। एज देयर इज एन ऑप्शन टू एक्सचेंज द बॉन्ड फॉर इक्विटी फॉर कन्वर्टिबल बॉन्ड्स। कन्वर्टिबल मतलब आप बॉन्ड्स को इक्विटी में, शेयर में चेंज कर सकते हो, तभी का मतलब क्या है? कन्वर्टिबल बॉन्ड्स। कन्वर्टिबल बॉन्ड्स आर दोज बॉन्ड्स व्हिच कैन बी कन्वर्टेड इनटू शेयर्स। As there is an option to exchange the bond for equity, convertible bonds pay a lower rate of interest. भाई जब तुमने बॉन्ड को शेयर में कन्वर्ट करने का ऑप्शन दिया, मतलब ये आपको यहां पे उनको ज्यादा फीचर दे रहे हो, जहां ज्यादा फीचर होंगे वहां रेट भी क्या होगा? कम होगा। बिल्कुल लॉजिकल है। अगला है द ऑप्शन टू कन्वर्ट टू इक्विटी अफोर्ड्स द बॉन्ड होल्डर टू डिग्री ऑफ इंडेक्सेशन टू राइजिंग कंज्यूमर प्राइसेस। अगर आपने बॉन्ड को इक्विटी में कन्वर्ट कर लिया, मतलब जो इन्फ्लेशन बढ़ रही थी, बॉन्ड उसको कंसिडर नहीं करते हैं, तो आप अगर इक्विटी में जा रहे हैं तो आपके पास क्या मिल रहा है? कंपनी का शेयर। तो वो इंडेक्स कर लेते हैं एटलीस्ट डिग्री। इंडेक्स मतलब क्या होता है कि आपने जब उनको ऑप्शन दिया इसको इक्विटी में कन्वर्ट कर लो, तो उनको ये भी ऑप्शन दे दिया इनडायरेक्टली कि भाई बॉन्ड होल्डर्स जो भी कंज्यूमर प्राइस बढ़ रहे हैं, आपने बॉन्ड लिया था 100 का, उसकी वैल्यू कितनी है? 110 की एक साल बाद, पर एक साल बाद इन्फ्लेशन भी तो बढ़ गई, तो वो इन्फ्लेशन इंडेक्स नहीं है, तो शेयर में कन्वर्ट करेंगे तो आप कंपनी के शेयर के बन जाएंगे, काइंड ऑफ ओनर बन जाएंगे उतने परसेंट के। तो फिर आप अपने जो इन्फ्लेशन है उसको एडजस्ट करके उसको कंपनी की शेयर होल्डर में जा रहे हैं, और कंपनी की जब शेयर्स बढ़ेंगे तो कंपनी की वर्थ भी बढ़ेगी, जब इन्फ्लेशन आएगी तो कंपनी का शेयर भी बढ़ेगा, तो आप उसको इंडेक्स कर सकते हैं। बिल्कुल लॉजिकल है ये, तो बोथ आर करेक्ट। तो जब आप कंपनी के शेयर का ले लिया आपने, तो शेयर जब लेते हैं तो कंपनी के उतने परसेंट के मालिक हो जाते हैं। अब कंपनीज हैं तो कंपनीज जो है उनके शेयर की वैल्यू बढ़ती रहती है जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ेगी, बिकॉज कंपनीज के अगर अच्छे से परफॉर्म कर रही है तो फिर इन्फ्लेशन के कारण उसकी ग्रोथ पे भी इंपैक्ट पड़ता है, तो अपने आप इन्फ्लेशन उसमें इंडेक्स हो जाती है। बॉन्ड्स में वो नहीं हो पाती है। उस सेंस में 65 इज करेक्ट। द ऑप्शन टू कन्वर्ट इक्विटी अफोर्ड करता है उसको। और ये नहीं बोला इंडेक्सेशन पूरी, अ डिग्री ऑफ इंडेक्सेशन। बॉन्ड में जो नुकसान होगा वो शेयर में बच जाएगा, अ डिग्री ऑफ इंडेक्सेशन। वर्ड भी थोड़ा जेनरिक था, डिग्री ऑफ इंडेक्सेशन। अब देखिए इंडिया किस किस का मेंबर है, तो भाई इंडिया एससीओ का मेंबर बन गया था 2022 तक, तो पाकिस्तान इंडिया, इसका इंडिया बैंक AIIB का तो इंडिया है ही है। ये जो बैंक बनाया था एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, जैसे न्यू डेवलपमेंट बैंक है वैसे एक ये बैंक है, इंडिया और चाइना ने मिलकर बनाया था। MTCR के हम मेंबर बन गए थे, तभी तो हमारे पास क्या आ रही है? ब्राह्मोज आ रही हैं। तो ऑल 3 आर करेक्ट, ऑल 3 आर करेक्ट। 66 का ऑल 3 आर करेक्ट। नाउ लेट्स सी 67 नंबर क्वेश्चन। इसको देखते हैं। अब जितने बड़े क्वेश्चन आए ना, समझ लिया करो कि ये तो हो ही गया, ये तो हो ही जाएगा। कैसे? क्वेश्चन है, वियतनाम हैज बीन वन ऑफ द फास्टेस्ट, वियतनाम हैज बीन वन ऑफ द फास्टेस्ट, वन ऑफ द फास्टेस्ट, ये बोले फास्टेस्ट बोले, वन ऑफ द मतलब जेनरिक है, इसको निगेट करना बड़ा मुश्किल है, इसको निगेट करना
कि वन ऑफ, बस इतना पता हो कि वियतनाम ग्रो कर रहा है कि नहीं। अगर ग्रो कर रहा है तो वन ऑफ द फास्टेस्ट होगा। ये तो नहीं होगा अगर ग्रोथ कम हो रही होगी फिर तो काम खराब होगा ना। अगर लिखें वेनेजुएला इज वन ऑफ द फास्टेस्ट, तो मतलब वेनेजुएला की इकोनॉमी गिर रही है ना, कहां से फास्टेस्ट हो जाएगा वो। पर आपको ये पता है कि हम मान लेते हैं इसके चांसेस क्या है सही होने के ज्यादा हैं, पर ये देख लें कि वियतनाम ग्रो कर रहा है कि नहीं। और आपको पता है कि वियतनाम जो साउथ ईस्ट एशिया में है इज अ पावर इंजन। क्यों? यहां देखें, वियतनाम इकोनॉमिक ग्रोथ इज लिंक्ड टू इट्स इंटीग्रेशन विद ग्लोबल सप्लाई चेन एंड फोकस ऑन एक्सपोर्ट्स। जो हम पढ़ते हैं लेदर प्रोडक्ट्स, लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट्स। For a long time, Vietnam's low labor cost and stable exchange rate attracted global manufacturers. ये दोनों चीजें बोल रहे हैं कि ऐसा है। तो अगर 3 और 4 सही है तो 1 तो सही है ही है। अब मुझे बताएं, अगर 1 सही है, अगर 1 क्रॉस कर दें तो 3 4 गलत होगी। मतलब 1 3 4 आपस में तीनों सही होंगी, तो अपने आप उसको वन ऑफ द फास्टेस्ट बना देगा। 2 मुझे पता नहीं है मल्टी पार्टी है कि नहीं है। और ये वियतनाम हैज द मोस्ट प्रोडक्टिव ई सर्विस सेक्टर इन इंडो पैसिफिक। मोस्ट प्रोडक्टिव इंडो पैसिफिक में, इंडो पैसिफिक में और भी कंट्रीज हैं भाई। इंडिया भी मोस्ट प्रोडक्टिव हो सकता है, चाइना भी हो सकता है, या फिर साउथ कोरिया, बहुत सारे हैं ना भाई। तो वियतनाम जब काम ही कर रहा है किसमें, सिंपल सा कि वो सप्लाई चेन्स की बात करता है, ई सर्विस सेक्टर में तो नहीं है वो। तो यहां वर्ड है मोस्ट प्रोडक्टिव। जहां सही करना था वहां लिख दिया वन ऑफ द, जहां गलत करना था वहां लिख दिया मोस्ट। तो चांसेस क्या है, ये गलत है और वो क्या है सही। तो 1 3 4 आर करेक्ट एंड 5 इज इनकरेक्ट। और नाउ लेट्स सी दैट। यहां पे देखें नीचे लिखा होगा 1 3 4 आर करेक्ट एंड 5 इज इनकरेक्ट। तो यहां देखा मैंने, यहां तो भाई ऑप्शन ही देख के मजा आ गया कि भाई यहां से निकल जाएगा आंसर, क्योंकि 1 3 4 कहां पे है, यहां पे है। 5 इनकरेक्ट है, यहां पे है। 2 4 एंड 1 2, 2 बचा है। 2 क्या है, मल्टी पार्टी। अगर 1 3 4 इकट्ठे हैं तो ऐसा नहीं है कि अकेला 4 आ जाएगा, अकेला 1 आ जाएगा। तो आंसर अपने आप हो गया 2 और 5 आर इनकरेक्ट, 1 3 4 आर करेक्ट। आंसर इज सी। तो सी इज द आंसर इन दैट सेंस। अब देखिए इसमें नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 68। In India, which one of the following is responsible for maintaining price stability by controlling inflation? Which one of the following is responsible for maintaining price stability by controlling inflation? भाई कंज्यूमर अफेयर का काम है ये, एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट कमेटी है, कमीशन है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल है या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मुझे इसका आंसर बताएं। अगर ये गलत हो रहा है तो फिर काम खराब है साहब। मुझे इसका सिंपल सा आंसर बताएं। कितना कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। आप देख रहे हैं एग्जामिनर का माइंडसेट। आंसर इसका क्लियर है, पर जान के वो सारे ऑप्शन दिए हैं जिससे आपको डाउट आ जाए कि नहीं भाई क्या पता वो आंसर हो। तो इसका आंसर तो आपको सिंपल पता ना, आरबीआई का काम होता है इन्फ्लेशन को चेक करना। जान जान के ऐसे नाम दिए हैं, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल, पर आपको पता है कि इसका आंसर क्या है। आंसर इज डी इज द आंसर। डी इज द आंसर। ये रहा, तो डी इज द आंसर। सिंपल क्वेश्चन। पेपर में अगर आपको लगा नहीं नहीं ऐसा कैसे पूछ लिया, आसान क्वेश्चन जान के क्या लगा दिया सी, ये मत करें। आसान क्वेश्चन है, लॉजिक के पीछे भागे, ना कि एग्जामिनर को इतना, एग्जामिनर जो माइंडसेट उसका इतना ज्यादा नेगेटिव सोच लें कि भाई वो तो गलत ही करवाना चाह रहा है, इस माइंडसेट से ना जाए। अगला है 69 नंबर क्वेश्चन। विद रेफरेंस टू नॉन फंजिबल टोकन्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। भाई नॉन फंजिबल टोकन का मतलब क्या होता है, वो टोकन्स जो आपस में क्या होते हैं, फंडा क्या होता है इनका, जो आपस में क्या होते हैं, एक्सचेंजेबल नहीं होते। मतलब वो एक्सचेंज नहीं किए जाते बिकॉज वो यूनिक होते हैं अपने आप में। हाँ ये पता है नॉन फंजिबल टोकन्स क्या होते हैं, कोई भी फिजिकल एसेट है उसकी डिजिटल रिप्रेजेंटेशन होती है। दे इनेबल द डिजिटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिजिकल एसेट्स। आपने कोई पेंटिंग बनाई, वो पेंटिंग या कोई चीज है आपकी, आपने उस फिजिकल चीज को डिजिटाइज किया, और वो डिजिटल चीज को तुम ऐसे नहीं है कि अगर आपके पास 10-10 रुपए हैं और आपने 100 रुपए से वो एक्सचेंज कर लिए, 100 रुपए दिए और 10 नोट ले लिए 10-10 के। ये यूनिक होते हैं फंजिबल टोकन, ये एक्सचेंज नहीं किए जाते, यही इसका फीचर होता है। दे कैन बी एक्सचेंज और ट्रेडेड। ये तो वैसे ही लॉजिक के अगेंस्ट है। नॉन फंजिबल नाम ही क्या, नॉन फंजिबल, दैट कैन नॉट बी एक्सचेंज। 3 काट देते आंसर आ जाता है। अगर यही पता होता है नॉन फंजिबल होते क्या है। दे आर यूनिक क्रिप्टोग्राफिक टोकन्स दैट एग्जिस्ट ऑन अ ब्लॉकचेन। ये होता है नॉन एनएफटी। एनएफटी क्या होते हैं, सिंपल, जो फिजिकल एसेट्स है उसको डिजिटल स्पेस में ले जाएं और वो क्या कर दें, उसको ब्लॉकचेन में डाल दें।
फिर कल को उसको चेंज करना हो तो एनएफटी आपस में एक दूसरे में चेंज नहीं हो सकते। ये यहाँ पे क्योंकि ये दोनों यूनिक होते हैं, ये आपस में अलग अलग हैं, ये एक्सचेंज नहीं हो सकते हैं। यही होते हैं एनएफटी। ये पता होना चाहिए था। न्यू जब भी साइंस में ऐसी कोई न्यू चीज आए वो आपको पता होनी चाहिए। अब है 70 नंबर क्वेश्चन कि हाउ मेनी पेयर्स गिवन आर नॉट करेक्टली मैच्ड। ज्योग्राफी में पूछा है रिजर्वायर एंड स्टेट्स, नॉट करेक्टली मैच्ड। आता है नहीं आता, ट्राई करेंगे पर इसको, क्योंकि बिना ट्राई के हम छोड़ेंगे नहीं लास्ट तक। क्या आपने कभी घट प्रभा सुना है? रिजर्वायर कोई दिक्कत नहीं। गांधी सागर तो सुना होगा, क्योंकि गांधी सागर में तो आप पढ़ते ही पढ़ते हैं। तो जो घट प्रभा है, अगर वो भूल भी जाएं, गांधी सागर तो पढ़ते हैं, मध्य प्रदेश में है। और इंद्र सागर तो पढ़ते ही पढ़ते हैं, दैट बेसिकली इंपॉर्टेंट इन मध्य प्रदेश ऑल्सो। मैथन इज इंपॉर्टेंट बिकॉज मैथन इज इन झारखंड एंड घट प्रभा इज बेसिकली इन कर्नाटका। तो ये अगर आपको इतना पता होता कि नॉट करेक्टली मैच्ड पूछा है, और मुझे ये पता है गांधी सागर इन मध्य प्रदेश और इंद्र सागर इज ऑल्सो इन मध्य प्रदेश, अगर ये पता हो दो सही हैं तो शायद, दो सही है मतलब ये गलत है और ये सही है, तो आप क्या पहुंचते कि ऑल 4 आर नॉट करेक्ट, और ये 2 बचे हैं। और मैं मानता हूं 4 में से यहां पे एक में गेम खेल लिया और वहां पे एक में खेल सकता है, दोनों में तो नहीं खेलेगा। चांसेस क्या हैं? ये ज्यादा होते हैं, तो बी लगा के आता। बात भी वही है, घटप्रभा कहां पे? आंध्र प्रदेश में, और मैथन कहां पे है? झारखंड में। तो इसने क्या किया? ये भी मैथन क्या कर दिया उसने? गलत कर दिया मैथन वाला, कि मैथन कहां पे? झारखंड में। इंद्र सागर गलत कर दिया और ये गलत कर दिया। ओनली 1 आंसर है। हम बी लगा के आते हैं, क्योंकि प्रोबेबिलिटी क्या बोलती है? बी इज आंसर। अगर ए दिया भी है फिर देने दे भाई, हम अपने पैटर्न को चेंज नहीं करेंगे ना। तो इसका आंसर चाहे ए है, पर हम इसका आंसर क्या लगा के आएंगे? मतलब इसका आंसर ए नहीं है, एक सही है 3 गलत हैं। तो इसने गलत पूछा है ना, तो आंसर इसका सी हो गया है। तो हम अगर लगा के आते तो क्या लगा के आते कि या 2 गलत हैं या 3 गलत हैं। यही था ना, कि अगर मैं ये 2 पता है, मान लो ये मध्य प्रदेश में है, ये भी मध्य प्रदेश में, एक गलत पता लग गया हमें, और मैं उन दोनों में से एक गलत और मानूंगा, तो ओनली 2 गलत मानूंगा, पर उसने दोनों बाकी गलत दे दिए, तो 3 गलत है इसमें से सी। तो मैं लगा के तो बी आता, आंसर चाहे सी था, गलत पूछे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पैटर्न से नहीं हटना है। अगर ये तब करना था क्वेश्चन जब आपके पास क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए कम है, मतलब आपके नंबर, आपको पता है कि मैंने पहले ही कम अटेम्प्ट किए हैं और अटेम्प्ट की जरूरत है, तो ये करना था, क्योंकि यहां पे आपको रिस्क लेना पड़ना था। आंसर ये पक्का पता था, ओनली 2 है या ओनली 3। अगर 50-50 पहुंच गए हैं तो कर दें फिर तो, प्रोवाइड आपको ये पता होते दोनों। अगर ये पता था फिर तो पक्का ही करना था, क्योंकि ये दोनों थे तो आपको पता लग गया था एक सही है एक गलत। अब उनमें से एक गलत हो सकता है या दोनों हो सकते हैं, मैं मान लेता हूं एक, की प्रोबेबिलिटी क्या है? एक की है, पर आंसर गलत हुआ कोई दिक्कत नहीं है, चाहे आंसर सी है। आया समझ में? तो दिस इज द वे टू डेवलप पैटर्न फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम। हिस्ट्री में कम अप्लाई होते हैं, हिस्ट्री में क्योंकि नॉलेज का वेटेज ज्यादा है, पर वहां पे भी 2-4 क्वेश्चन में तो हो जाता है, वहां पे भी हिम्मत नहीं हारनी है। सो विल सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन, जहां पे हम 2022 का पेपर खत्म कर देंगे, एंड देन वी विल स्टार्ट विद 21 का पेपर। थैंक यू सो मच, विल सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन।